में मुंबई के आज़ाद मैदान में खड़े होकर अमर ज्योति जवान को तोड़ दिया जाता है, उपद्रवियों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा लात मार के तोड़ दिया जाता है क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्यों के साथ प्रताड़ना हो जाती है। उससे तो भारत का कोई लेना देना नहीं। महिला इस बात का बयान दे रही हैं कि उनका एक 6 महीने के नवजात शिशु को उनके घर में आग लगाने के बाद उनके गोद से उस बच्चे को छीनकर और उस आग में फेंक दिया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके गोद में 6 महीने की बेटी थी जिसको छीन करके आग में डाल दिया गया, जो इनके घर को जलाने आए थे। और फिर उसके बाद तुरंत इन्होंने अपनी बेटी को उठाया और जान बचा करके यहाँ इतनी दूर नाव में बैठ करके, आधे घंटे दूर है इनका घर, वहाँ से नाव में बैठ करके यहाँ पर अपनी जान बचा कर। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो वक्फ बोर्ड में आपको दिक्कत है तो आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते, आप जाते जंतर मंतर पर बैठते, रामलीला मैदान का घेराव करते, प्रधानमंत्री ऑफिस का घेराव करते। आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? हिंदू ने क्या बिगाड़ा है आपका? फोटो है जो आपके दर्शकों के लिए हम छोटे मतलब सरल भाषा में बता दें कि वक्फ अगर आकर आपको बोले कि ये जो कॉपी है ये मेरा है, तो वक्फ को प्रूव नहीं करना होगा कि कॉपी उसका है। ये मेरा कॉपी है तो मुझे प्रूव करना होगा। वक्फ सिर्फ दावा करके चला गया। अगर ये आपका कॉपी है तो आप इसका रसीद, आप इसका सब चीज़ जो भी यहाँ से खरीदे उसका सारा डाटा और डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। सरकार कहती है और ममता बनर्जी का बयान है कि जो भी चीज़ हो रहा है उसमें बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं और बीएसएफ करवा रहे हैं। इतना बेशर्म बयान और इतना घटिया बयान कोई सूबे का मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है? जबकि 2013 के कुंभ मेले का आयोजन का अध्यक्ष आजम खान को बनाया गया था। वो क्या जान रहा था के बारे में, क्या बोलते हैं कुंभ के बारे में? हाँ। वो जब मुस्लिम होकर वो क्या बोलते हैं अध्यक्षता कर सकता है कुंभ मेले का, हाँ। तो दो गैर हिंदू सदस्य क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जब मंदिर में अजान हो सकता है तो मस्जिद में कीर्तन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हमारे वो गेस्ट जो पहले भी हमारे एक एपिसोड का हिस्सा बन चुके हैं, मिस्टर रोशन कुमार जी, जो एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, वो एक बार और हमारे पास एज अ गेस्ट आए हुए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र मुर्शिदाबाद, जिसके ऊपर इस तरह के सिस्टम हमें नज़र आ रहा है कि एक ही तबका, एक ही समुदाय को लोग जो हैं वहाँ पे, वो किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और दूसरे समुदाय को दबा रहे हैं। तो इसी के ऊपर एक विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते उनकी इस पर क्या राय है। तो स्वागत है मिस्टर रोशन कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी मैं तो बढ़िया हूँ। तो आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया? बिल्कुल, है ना। आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया कि मुर्शिदाबाद में जो भी विगत दिनों में जो भी हिंसा हुई उस पर बात करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। देश में मुर्शिदाबाद एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। विगत कुछ दिनों में आपने देखा कि बंगाल में और खासकर मुर्शिदाबाद वाले इलाके में हिंदुओं का पलायन और हिंदुओं के घरों पर किए गए अत्याचार जो पब्लिक डोमेन में भी दिखी, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा रहा। वो काफ़ी हृदय विदारक रहा, जिसमें एक औरत सामने आकर रोती हुई दिखती हैं कि उनके घर को लूटा गया। कोई भी चीज़ का विरोध मर्यादा में होना चाहिए। आप सरकार से असहमति व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी से असहमत हो सकता है, लेकिन असहमति में हिंसा कहाँ तक जायज़ है? बंगाल में जो समुदाय पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में हिंसक हुआ है ना, उस समुदाय के इतिहास से लेकर आज तक में कभी भी मर्यादा नाम का शब्द उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी भी अगर इंसिडेंट को आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री से लेके अब तक में, तो जिस भी इंसिडेंट का हिस्सा वो समुदाय बना है, जो अभी विरोध कर रहा है, जो हिंसक हुआ है, उसमें मर्यादा नाम का शब्द आता ही नहीं है। वो लोग मर्यादा पूर्वक कोई कार्य करते ही नहीं है। देखिए, आपने तो केवल वहाँ तक सुना है, मैंने तो ये भी देखा है, ये भी वीडियो मेरे सामने आया था कि उसमें एक महिला इस बात का बयान दे रही हैं कि उनका एक 6 महीने के नवजात शिशु को उनके घर में आग लगाने के बाद उनके गोद से उस बच्चे को छीनकर और उस आग में फेंक दिया गया। आपने बिल्कुल सही बताया और आपने जो भी बोला वो सही घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी एक समुदाय के लोग हैं वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। वो भारत के अन्य कोनों में भी रह रहे हैं या कहें तो ऐसी गतिविधियां करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बंगाल में जो चीज़ हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मतलब बढ़िया है, आप वहाँ अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। जो भी घटना उत्तर बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, इसका सारा का सारा जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट का है। ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर मामले में बिल्कुल फेल साबित हुई। ममता बनर्जी थोड़ी है वो, इस उपद्रव इस हिंसा के बाद में तो ममता बनर्जी ममता बेगम और खान बन गई। बिल्कुल, आप उनको कोई भी निकनेम, एक पक्षीय फैसला ले रही हैं और केवल एक समुदाय के पक्ष में किसी भी बात को रख रही हैं। आखिर ममता बनर्जी को इतना स्ट्रांग कर कौन रहा है? ममता बनर्जी, अगर आपने जो भी उनका निक नेम दिया वो बिल्कुल उनके नाम के साथ सटीक बैठता है। ममता बनर्जी आज नहीं, इसके विगत भी कुछ दिन पहले वो हमेशा बोल चुकी हैं कि मुस्लिम समाज, कोट अनकोट ममता बनर्जी, मुस्लिम समाज गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय है और उस जो गाय दूध देती है उसका दुल्लत्ती खाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो इस प्रकार की तुष्टिकरण ममता बनर्जी ने किया है। मंदिर का जो भी ट्रस्ट है पश्चिम बंगाल में, उसका उन्होंने अध्यक्ष एक मुस्लिम को बनाया है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं के प्रवेश को लेकर जो भी हिंसा भड़क रही है या जो भी मामला सामने आया है उसका वो विरोध करवा रही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, और ये कहती हैं कि वो इस चीज़ को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, जबकि संसद द्वारा प्रदत्त और संसद द्वारा पारित कानून भारत के सभी क्षेत्र में लागू होते हैं। राज्य के पास उतनी हैसियत नहीं है, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, राज्य के पास उतनी हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार और संसद द्वारा पारित कानून अपने राज्य में लागू ना कर सके। उसके बावजूद भी बावजूद भी वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और सरकार चुप है। मोदी सरकार को भी चाहिए, अगर आज पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट से जिंदगी जीने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। आप किसी एक वर्ग को उकसाकर, और वैसा वर्ग जो कि उस चीज़ को जानता भी नहीं है, जो भी लोग हिंसा किया, आप उनसे पूछिए कि वो क्या वक्फ बोर्ड के कानून को जानते हैं, क्या उनके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल नहीं है। आखिर उकसा कौन रहा है? ममता बनर्जी का विधायक पब्लिक डोमेन में आकर सार्वजनिक जगह पर जाकर लोगों को उकसा रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता बनर्जी तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर चुकी हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश के कुछ लोगों को बंगाल में लाकर और उसके जरिए वोट बैंक स्थापित कर ले और चुनाव जीतते हैं। क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी का ऐतिहासिक राजनीति का कालखंड आप देखिए, तो ममता बनर्जी इसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर फाइल फाड़ते हुए स्पीकर के मुंह पर फेंक दी थी कि बांग्लादेश के लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। आज अगर सरकार कहती है और ममता बनर्जी का बयान है कि जो भी चीज़ हो रहा है उसमें बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं और बीएसएफ करवा रहे हैं, इतना बेशर्म बयान और इतना घटिया बयान कोई सूबे का मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो दंगा करवाती है, क्या भारतीय सेना को दंगाई साबित करना चाहती है? इस प्रकार के घटिया एलिगेशन है ये जी, कितना बड़ा एलिगेशन है, कितने बड़ा ये मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है। बिल्कुल, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, संविधान के शपथ लेने वाली ममता बनर्जी अपने ही जो सुरक्षा बल है उसको दंगाई साबित करने का प्रयास, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के और हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं उनके ऊपर आप सेना पर ऐसे चीजों का आरोप लगा रही हैं और आप सिर्फ वोट बैंक के लिए। आज ममता बनर्जी नहीं होंगी, आने वाले सालों में ममता बनर्जी की राजनीति हाशिए पर चली जाएगी, लेकिन ये देश तो रहेगा। आप कैसा मानक स्थापित कर रही हैं, किस प्रकार के मानक बना रही हैं जिससे मतलब आने वाले दिनों में बंगाल के लोग, क्योंकि बंगाल के लिए एक शब्द कहा जाता था कि बंगाल थिंक्स टुडे और इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है भारत के लोगों कल सोचते हैं, क्योंकि बंगाल एक ऐसी धरती रही है, अरविंदो घोष से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और उसके अलावा बहुत सारे महापुरुष, राजा राम मोहन राय, सारे लोग वहाँ से निकले हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भी वक्तव्य और इस प्रकार के जो भी तुष्टिकरण बंगाल में देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी दुखद है, इस पर तो मुझे शर्म आती है और बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। बीजेपी से गुजारिश है, क्योंकि आप देखिए वक्फ बोर्ड का जो भी मामला उठा, वक्फ बोर्ड जो भी चीज़ किया, और ये जो वक्फ बोर्ड के मामले को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ममता बनर्जी के बारे में तो पहले एक और बयान उन्होंने दिया था कि जब शुरुआत में सबसे पहले सदन में जब इस बिल को पारित करने के लिए एक आवाज़ उठी, एक फैसला लिया गया, एक टॉपिक उठा कि जो गौ माता हैं उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाली भी ममता बनर्जी थी। सदन में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि गौ मांस खाना मेरा एक मौलिक अधिकार है, तो मैं इस बात का
पक्ष कैसे रख लूं, इसके पक्ष में कैसे खड़ी हो जाऊं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। तो आप इसी से मतलब आप उस निर्णय पे जा सकते हैं। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी डायरेक्ट हिंदुओं के जो धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनको आघात पहुंचा रही हैं, ये कहकर कि गौ मांस खाना सोशल मीडिया पे, और डायरेक्ट वीडियो उनका मिल गया तो सोशल मीडिया का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, तो डायरेक्ट वो ये बोलकर एक बड़े समुदाय को आघात पहुंचा रही है, उनके आध्यात्मिक इमोशंस को कुछ हर्ट कर रही है ना। बिल्कुल, आप उनके इसी बयान को देखते हुए आप उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का शुरू का जो भी उनका राजनीतिक करियर रहा है वो सिर्फ हिंदुओं को गाली देने से शुरू होता है और हिंदुओं के गाली देने पर ही खत्म होता है। क्योंकि ममता बनर्जी के जितने भी सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, महुआ मोइत्रा से लेकर कल्याण बनर्जी और जितना लोग हैं, उन लोगों का बयान आप जाकर संसद टीवी पर देख सकते हैं। वो लोग जितना गाली हिंदुओं को देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली दे देने से उनकी सत्ता बनी रहेगी, जो कि बनी है। आप अगर 30% मुस्लिम की बात करें तो बंगाल में 30% के करीब मुस्लिम है, तो सिर्फ 30% मुस्लिम के वोट से तो नहीं जीत पा रही हैं। 70% हिंदुओं के वोट भी तो उनको जा रहा है। तो ये कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति आता है और आपके जो भी अध्यात्म से और धर्म से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उस पर बोलकर आपकी भावनाएं आहत करके चला जाता है। आप 2 दिन डिबेट करते हैं, चुप हो जाते हैं। बात तो यहाँ हिंदुओं से भी पूछनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सदन में आकर, देश के मीडिया के सामने आकर आपके गौ माता के खिलाफ कुछ बोलकर चला जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे, तो आपको तो प्रतिकार करना होगा। आपको तो कम से कम अपनी आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि आज इस देश में हिंदू अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। आज जब तक आप अपना बात नहीं बोलिएगा, जब तक आप रोइएगा नहीं, क्योंकि कहावत है कि बच्चा जब तक नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं पिलाती। आपको रोना होगा और रोइए, खूब रोइए, चिल्ला चिल्ला कर रोइए और बताइए कि हम भी इस देश में हैं, हम भी इस देश के उतना ही प्रथम दर्जे के नागरिक हैं। हम किसी को नहीं कहते कि कोई दूसरे दर्जे का नागरिक है। क्या रोकर ही हिंदू अपना पहचान सेंट्रल लेवल तक और केंद्रीय लेवल तक अपने आप को दिखा पाएंगे? रोकर ही, यही एक तरीका है। रोने का कहने का मेरा भाव है कि आप अपना अस्तित्व बताइए कि आप, मेरा अस्तित्व एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। हाँ। रोने का कहने का मतलब ये मेरा नहीं था, चिल्लाना, बताइए। हाँ, बताइए, क्रिस्टल क्लियर बताइए, क्योंकि हमारे कई दर्शक इस बात को समझ नहीं पाते। तो मेरा भाव ये है कि आपको अपना अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। हाँ। कि हम यहाँ हैं। अगर हिंदू सहिष्णु है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए कि वो चुप ही रहेगा। आप बार बार उसको प्रताड़ित मत कीजिए। और देश संवैधानिक और सेकुलर तब तक है जब तक ये हिंदू बाहुल्य देश है। जिस दिन ये हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, सारा सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर हिंदू बाहुल्य है तो भारत स्वतंत्र देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में धर्मनिरपेक्षता काम कर रही है। जिस दिन हिंदू बाहुल्यता खत्म हुई, सारा सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और जब लोग, एक कहावत है कि जब तक आग दूसरे के घर में लगी हो तब तक उसकी जलन का आभास नहीं हो पाता है। जब वो आग अपने घर तक आएगी तभी उसका अंदाजा लग पाएगा। तो क्या ये आग जो पश्चिम बंगाल में अभी लगी हुई है, जो अभी बाकी अदर बचे हुए राज्य जो हैं, प्रदेश जो हैं, वो बचे हुए हैं, जिनको इस बात का भी आभास नहीं हो पा रहा है कि वो कितना गंभीर विषय है, जब वो आग फैल कर पश्चिम बंगाल से और दूसरे राज्यों तक जाएगी तब उन्हें इस बात का एहसास होगा, तब वो इस बात का आवाज़ उठाएंगे। दुर्भाग्य क्या है ना इस देश का, कि आज अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है तो हम लोग चुप इसलिए हो जाते हैं कि सिर्फ उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। हाँ। जब तक अपने पर ना पड़े आप उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। आज अगर आप सोचिए, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। फ्रांस तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, फिलिस्तीन तो बहुत ज़्यादा दूर है। आपको 2 ही देश का उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुस्लिमों के लिए प्रोटेस्ट कहाँ होता है? इंडिया में जो काफी हजारों किलोमीटर दूर है आपसे, वहां पे होता है। अगर फ्रांस के हेप्टो चार्ली में अगर वहां पर कार्टून बनाया जाता है किसी धर्म विशेष के खिलाफ, तो क्या बोल इमैनुअल मैक्रो का पुतला कहाँ दहन किया जाता है? फ्रांस में नहीं किया जाता, पाकिस्तान में नहीं किया जाता, इंडिया में किया जाता है, मुंबई में किया जाता है। तो आज दुनिया में कहीं भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, और खासकर एक विशेष समुदाय के साथ गलत हो रहा है या मुस्लिम समाज के साथ गलत हो रहा है, तो वो लोग पूरा दुनिया में, चाहे वो चाइना के हो सकते हैं, चाहे वो फ्रांस के हो सकते हैं, वो इजराइल के हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं, वो लोग सिर्फ उम्मा, आप एक शब्द जानते होइएगा, इस्लाम में है उम्मा। उम्मा एक ऐसा शब्द है कि कोई भी बाउंड्री इस्लाम को बांध नहीं सकती है। दुनिया में जितने मुस्लिम हैं सारे भाई हैं। बिल्कुल उनका अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो अपना उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या
आप तो कम से सिर्फ बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान में कुछ हद तक आप लोग बचे हुए हैं। क्या आप लोग उनके साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्या आपके घर पर जब कोई व्यक्ति आकर हमला करेगा तभी आप जागिएगा? मेरा ये मानना है। और दूसरा, आपने ये जिक्र किया, उसके अलावा आपको पता होगा कि आपके पड़ोस में एक देश है म्यांमार। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ जब वहाँ पे आसिन बिराथू को आप जानते होंगे, आसिन बिराथू वहाँ पर एक धार्मिक लीडर है बौद्ध धर्म का, उस पर आरोप लगता है कि वो रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ अन्याय करता है। यहाँ म्यांमार की सरकार रोहिंग्यों पर अत्याचार करती है। तो वो लोग जब भारत वहाँ पर अत्याचार होता है तो आपको पता है क्या होता है भारत में? भारत में मुंबई के आज़ाद मैदान में खड़े होकर अमर ज्योति जवान को तोड़ दिया जाता है, उपद्रवियों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा लात मार के तोड़ दिया जाता है, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्यों के साथ प्रताड़ना हो जाती है। उससे तो भारत का कोई लेना देना नहीं। तो जब दूसरे देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में लोग की भावनाएं आहत हो जा रही है, तो अपने देश में आपके भाइयों के साथ होने वाली हमले में, होने वाले प्रताड़नाओं में आप चुप क्यों हैं? हिंसा नहीं होनी चाहिए देश में, कोई भी करे, लेकिन जब सिर्फ एक ही वर्ग पे हिंसा होगा तो प्रतिकार तो होगी। आप सिर्फ एक वर्ग को नहीं दबा सकते हैं। और किस बात पे आप दबा रहे हैं? अगर आपको सरकार से दिक्कत है तो आपको हिंदू को प्रताड़ित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पूरा दुनिया में एक ही कंसेप्ट चल रहा है, आप किसी और चीज से नाराज हो सकते हैं सरकार से, बिल्कुल नाराजगी हुई है। अगर आप लोकतंत्र है या देश में सरकार से बहुत चीजों पर लोग अपना असहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु, अपने नाराजगी का केंद्र बिंदु आप हिंदू को जब बनाइएगा तो अब तो प्रश्न उठेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना से दिक्कत थी लोगों को, लेकिन वहां पे मारा कौन गया? हिंदू मारा गया। शेख हसीना से दिक्कत थी तो आप सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाते, हिंदुओं को क्यों पहुंचाएं? वही अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो वक्फ बोर्ड में आपको दिक्कत है तो आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते, आप जाते जंतर मंतर पर बैठते, रामलीला मैदान का घेराव करते, प्रधानमंत्री ऑफिस का घेराव करते। आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? हिंदू ने क्या बिगाड़ा है आपका? अगर मालूम है ना कि डायरेक्टली अगर किसी चीज़ का लोकतांत्रिक स्वरूप में अगर किसी चीज़ का विरोध किया जाए और रोड पर उतरा जाए तो उस पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हिंसक रूप से किसी और दूसरे समुदाय को, जो कमजोर बल है, जो अपने आप को एकता पूर्वक अपने आप को जोड़ा हुआ नहीं है, यूनिटी में नहीं है, उसे दबाया जाएगा और हिंसक फैलाया जाएगा, हिंसा करी जाएगी, तब जाकर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। ये बंगाल में जो हो रहा है, और बंगाल में होने का कारण क्या है आपको पता है? इसका मूल कारण क्या है? बंगाल में जो चीज़ हो रहा है उसका कारण यह है कि वक्फ बोर्ड वाला जो भी फैसला आया, हाँ वो भी आया। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या बोलते हैं कि 3 चीज़ें काम करती है। देश में 3 चीज़ें काम करती है, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। वक्फ का एक ही मोटो है जो आपके दर्शकों के लिए हम छोटे मतलब सरल भाषा में बता दें कि वक्फ अगर आकर आपको बोले कि ये जो कॉपी है ये मेरा है, तो वक्फ को प्रूव नहीं करना होगा कि कॉपी उसका है। ये मेरा कॉपी है तो मुझे प्रूव करना होगा। वक्फ सिर्फ दावा करके चला गया। अगर ये आपका कॉपी है तो आप इसका रसीद, आप इसका सब चीज़ जो भी यहाँ से खरीदे उसका सारा डाटा और डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर प्रूव करना पड़ेगा। और हास्यास्पद बात यह है कि पता है कहाँ प्रूव करना होगा? उनके द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल में करना होगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारे कॉपी को वो अपना कह रहा है। कोई जमीन आपका है, अगर वो बोल दिया कि वो जमीन आपका है तो आपको अपना कागज लेकर उसके बनाए गए ट्रिब्यूनल में जाना होगा और बताना होगा, जबकि उस ट्रिब्यूनल में उसके द्वारा बनाए गए सदस्य ही होंगे। आपको आशा है कि वो आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं। और एक बात और, इस कानून में भी कहा गया कि 2 नॉन मुस्लिम को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि इस पर जवाब मांगा है सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम वक्फ बाय यूजर की बात है, आप बिल्कुल लागू कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हिंदू समाज के लोगों का जमीन को अपना बताएंगे तो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में होनी चाहिए। ना तो हमको फैसला, और हमको मेरे हक में फैसला कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप जब मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों को बता रहे हैं कि उनका जमीन मेरा है और हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व लेने से आपको डर है, तो आपके मन में खोट है। हाँ। खोट है। और दूसरी बात, ये तो हो गया। और आप बताइए वक्फ की जो बात हो रही है, वक्फ में कौन है, वक्फ का सदस्य कौन है? आपके वक्फ को 9,000 के ऐसे कुछ करके डेटा है, जितना मतलब तीसरा सबसे बड़ा धनी है अपने देश में वक्फ बोर्ड वाला। जैसे कि भारतीय सरकार रेलवे, और उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ के पास है। आपने कितने % बिल्डिंग बना दिए? क्या बोलते हैं, वक्फ का मतलब ही होता है कि कोई गरीब मुसलमान अपना जमीन दान में देता है और कहता है कि जो गरीब मुसलमान है उसके लिए आप उस पर काम कीजिएगा। आप
कितना हॉस्पिटल देखे हैं, आप कितना विश्वविद्यालय देखे हैं, कितना पुस्तकालय देखे हैं, आपने कितना गरीबों के लिए घर बनवा दिए हैं? बिल्कुल नहीं बना है। अगर ऐसा बना रहता तो 2014 में स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट आता, इसमें ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिमों का हालत तो दलितों से भी ज्यादा बदतर है। तो बात तो कॉन्ट्राडिक्शन की है ना, बात वहां पे है कि मतलब कुल मिला के ये जो अभी आपने बात कही कॉन्ट्राडिक्शन वाली, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का विरोध करने वाले जो मुसलमान हैं, उन लोगों के पक्ष में भी वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल, फिर भी वो उसका पक्ष ले रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये पारित करने वाला मोदी गवर्नमेंट है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जो उसमें एलिट वर्ग के लोग हैं, जो उसमें पैसे वाले लोग हैं, वो लोग उनको भड़का के करवा रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ओवैसी का सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के मामले पे, वक्फ के जमीन पे है, तो ओवैसी चाहेगा कि वक्फ बोर्ड कानून लागू कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। आजम खान के सारे जो चीज बनी हुई है वो वक्फ पे बनी हुई है। आजम खान के समर्थक चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो भी फैसला है वो अच्छा से लागू, मतलब उनका माइंड वॉश करके छोटे तबके के लोगों को, अब जिनसे वक्फ बोर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है और वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको कोई भी शैक्षिक या क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइज किसी भी तरीके का कोई भी समर्थन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, कोई तरीके का सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद भी उनका माइंड वॉश करके उनसे समर्थन करवाया बिल्कुल नहीं, कुछ सिर्फ उसके विरोध करवाया जा रहा है। बिल्कुल भावनाएं भड़का के बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ वक्फ बोर्ड के कानून में नहीं है, सिर्फ उनकी भावनाएं भड़काया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड का एक और नियम जान लीजिए कि वो ईडन गार्डन जो है पश्चिम बंगाल का जो क्रिकेट का जो पिच है, ग्राउंड है, उसको वक्फ बोर्ड ने बताया है कि मेरा है। किस आधार पे मान लिया जाए कि उसका है? वो जो जहां कुंभ मेला हुआ था उस जमीन को उसने बताया था कि मेरा है। क्या इस सारे चीजों को पारदर्शिता के साथ सामने लाने के लिए क्या उसमें संशोधन की जरूरत नहीं थी? मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा समाज पसमानदा समाज है, क्या पसमानदा समाज की भागीदारी तय नहीं होगी? वक्फ बोर्ड से फायदा केवल मुस्लिम वर्ग के ऊंचे तबके के लोगों को है, ऊंचे तबकों का हो रहा है, जिससे मतलब मध्यम वर्गीय और छोटे वर्ग के जो निचले स्तर के लोग हैं उनका वक्फ बोर्ड से कोई फायदा है ही नहीं। आप देखिए मुस्लिम समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज का विरोध, सरकार का समर्थन कर रहा है और उन लोगों का विरोध भी कर रहा है इस चीज पर, क्योंकि आप बहुत दिनों तक किसी को नहीं दबा सकते। आज पसमानदा समाज को आगे आकर अपनी हक की बात करनी होगी और सरकार के साथ खड़ी होना होगा और बताना होगा कि आपने जो भी लाया वो सही लाया। लेकिन यहाँ पर बात यह हो जाता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसको भी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, तो मामला को सुप्रीम कोर्ट सुना। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना हम लोग को उचित नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम, एक जज ने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम बट नॉट इनफ्लेबल, यानी कि आप उसके विचारों से असहमति व्यक्त कर सकते हैं लेकिन कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों की भावना कोर्ट को कंटेम्प्ट करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या उनकी जो भी विचार है, जो भी निर्णय है, उस पर तो आलोचना कर सकते हैं, वो तो अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा ट्रस्ट आप देखे हैं वक्फ बोर्ड के अलावा कि जिसमें ऐसा मामला सामने आता है जिसमें वो किसी संपत्ति को बोल देता है कि मेरा संपत्ति है तो उसी को बनाएगा यति में ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है? कोई भी ऐसा एक मुस्लिम को छोड़ के कोई भी ऐसा एक संगठन आप बता दीजिए। वक्फ बोर्ड को छोड़ के, वक्फ बोर्ड के छोड़ के नहीं है, कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इसमें जो भी भेदभाव कर रहा है अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। आपको सोच के हैरानी होगी, इसमें 2 मुस्लिम जुड़े हैं तो उन लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि गैर मुस्लिम कैसे आ जाएंगे हमारे रिलीजन वाले मामले में, जबकि 2013 के कुंभ मेले का आयोजन का अध्यक्ष आजम खान को बनाया गया था। वो क्या जान रहा था के बारे में, क्या बोलते हैं कुंभ के बारे में? वो जब मुस्लिम होकर वो क्या बोलते हैं अध्यक्षता कर सकता है कुंभ मेले का, तो 2 गैर हिंदू सदस्य क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जब मंदिर में अजान हो सकता है तो मस्जिद में कीर्तन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार हैं और चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब भारत में बना रहे, तो आपको हिंदुओं के साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हाईवे और माईवे नहीं चलेगा कि मेरा हाईवे और मेरा ही माईवे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना होगा। जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो राम मंदिर वाला मामला 2019 का बात कर रहे हैं, जब मामला सामने गया उस समय सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि हमारे पास अभी समय नहीं है सुनवाई के लिए। और आपको पता होगा कि उस समय देश में चल रहा था LGBTQ वाला मामला। LGBTQ वाला मामला जब चल रहा था तो उसको प्राइमरी संज्ञान में लेते हुए, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट उस फैसलों को सुनाई, जिसका जिक्र साध्वी ऋतुंबरा आपकी अदालत रजत शर्मा के शो में भी की थी।
जो कि LGBTQ की अगर जनसंख्या देखा जाए तो 25 लाख के करीब है भारत के जनसंख्या में, अगर ये सरकारी आंकड़े की बात की जाए तो। उसके अलावा मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो व्यक्ति 100 करोड़ लोगों से जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई है जिस राम मंदिर से, आपको उसको प्राइमा फेसी में नहीं रख पा रहे हैं। उस केस को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि 25 लाख की आबादी वाले केस को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, वो भी चीज प्रायोरिटी हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इसको भी सुनना पड़ेगा। वही चीज आज भी देखने को मिल रही है।